नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह शेखावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर मात्रक, विमाएं और सदिश। इस अध्याय में बच्चों हम यह देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि को मात्रकों के रूप में कैसे मापा जाता है, उनके मापने में हम लोग कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग करते हैं और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यथार्थता पूर्वक उन्हें कैसे मापा जाता है, यानी सार्थक अंकों का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके साथ में हम लोग बच्चों विमा भी देखेंगे, सदिशों का वियोजन भी देखेंगे, इकाई सदिश क्या होती है ये भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस अध्याय को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है बच्चों, यह हमारा भौतिक राशि। तो आप लोग ध्यान रखें, भौतिकी में वे राशियां जिनका मापन किया जा सके। मापन का तात्पर्य होता है बच्चों मेजरमेंट। तो इन राशियों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इन राशियों को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। इनके उदाहरण भी आपको दे रखे हैं बच्चों, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, बल और ऊर्जा। इस प्रकार से और भी राशियां होती है। इन सारी राशियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इनको हम लोग माप सकते हैं। इसी कारण इन राशियों को हम लोग क्या कह रहे हैं? इन राशियों को हम लोग कह रहे हैं भौतिक राशि। एक छोटा सा बच्चों मैं आपको उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए आपको कोई कहे कि आपका घर आपके विद्यालय से कितना दूर है, तो आप एक संख्या कहोगे। मान लीजिए आप कहते हो 5 किलोमीटर। तो यहां आप जो ये संख्या कह रहे हो, ये आप कह रहे हो बच्चों दूरी, क्योंकि घर और विद्यालय के बीच की पथ की जो कुल लंबाई है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यहां इस दूरी को आपने किस में मापा? आपने इस दूरी को मापा किलोमीटर के अंदर। तो हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए यह राशि क्या कहलाती है? यह राशि कहलाएगी भौतिक राशि। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों विस्थापन, जो दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी होती है। मान लेते हैं ये कोई बिंदु ए है, ये बिंदु कोई बी है। ठीक है, ए से बी आप इस प्रकार से पथ पे गति करते हुए आप बी पॉइंट पे पहुंचे। एक आपके पास में ऑप्शन होता है बेटा, आप यहां से सीधे ही जा सकते हैं। तो ये दो बिंदुओं के बीच की जो ये लघुत्तम दूरी है बेटा, इस लघुत्तम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये है आपकी दूरी और ये है आपकी विस्थापन। इसे मेजरमेंट करोगे तो ये भी कोई कुछ संख्या आएगी बच्चों, और इसे मेजरमेंट करोगे तो ये भी क्या आएगी? कोई संख्या आएगी। यह संख्या इस संख्या से छोटी होगी बेटा, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें कि विस्थापन आपका दूरी के बराबर हो सकता है या सदैव दूरी से क्या होगा? कम होगा, पर हम लोग इन राशियों का मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात यही है बच्चों। इसके बाद में बात है बच्चों चाल की। चाल जो होता है दूरी से संबंधित होता है और वेग होता है वो विस्थापन से संबंधित होता है। अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों। इसी प्रकार से और भी राशियां होती है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारी जो ये भौतिक राशि है ये कितने प्रकार की होती है। तो आप ध्यान रखना, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक राशि को तो हम लोग कहते हैं मूल राशि और दूसरी राशि को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखें, मूल राशियां वे राशियां होती है जो स्वयं स्वतंत्र होती है। जो स्वयं क्या है बेटा? स्वतंत्र होती है, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। आप इनकी संख्या भी ध्यान रखोगे बच्चों, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये कौन कौन सी होती है, इनका आप क्रम भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये होती है आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसी क्रम में आप लोग इनका ध्यान रखोगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये टोटल 7 होती है। दूसरी जो राशि है बेटा, ये तो है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न जो राशि होती है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, व्युत्पन्न यानी इनको हम लोग उत्पन्न करेंगे। इंग्लिश में इनको कहते हैं डेराइव। इनको डेराइव करेंगे, कहां से डेराइव करेंगे? इनकी सहायता से, यानी मूल राशियों की सहायता से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो अगली राशि है बच्चों अपनी व्युत्पन्न राशि। यह वह राशि होती है जिसे मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा। इनके अगर हम लोग उदाहरण देखें तो इनके उदाहरण बेटा, जैसा कि इसमें तो दर्शा रखा है, दाब, आयतन, क्षेत्रफल। हम लोग यदि क्षेत्रफल की बात करें, मान लेते हैं बच्चों मैं यहाँ क्षेत्रफल ले रहा हूं आयत का। आयत का क्षेत्रफल नॉर्मली हम लोगों को पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पे बच्चों जो लंबाई है, लंबाई किस प्रकार का राशि है बेटा? लंबाई राशि है मूल राशि, यानी यहां मूल राशि का उपयोग किया गया है।
तो इन्हें मूल राशि, क्षेत्रफल के अंदर लंबाई है, यानी क्षेत्रफल के अंदर कौन सी राशि छुपी हुई है? मूल राशि छुपी हुई है। तो इन्हें मूल राशि की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बच्चों मात्रक की। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त होने वाले जो मानक है, उस मानक को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों, यदि मान लीजिए मैं दूरी को मेजरमेंट कर रहा हूं, तो दूरी को हम लोग माप रहे हैं, दूरी को मैं एक संख्या लिख रहा हूं 2 मीटर। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में, ये मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, इसके मापन के अंदर जो मानक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड का हम लोग उपयोग करते हैं, यहाँ मैं मीटर भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। तो जिस मानक का, यहाँ मैं सेकंड नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ मान लीजिए मैं लिखता हूँ दूरी, और दूरी बराबर में अगर ऐसा लिखूँ 2 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत हो जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में, उसके मेजरमेंट में जिस स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है, उस मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस मानक को ही हम लोग मात्रक कहते हैं। सिंपल। अब हमारे जो मात्रक होते हैं, ये भी क्या होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से भौतिक राशि 2 प्रकार की थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार से हमारा जो मात्रक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से भौतिक, जो मूल भौतिक राशि है वो 7 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से मूल भौतिक जो मात्रक है, ये भी कितने प्रकार के हैं? ये भी 7 प्रकार के। ठीक है। मूल भौतिक राशि जैसे स्वतंत्र थी, ये भी क्या है? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। इनकी संख्या भी आप लोग हैं वो भी ध्यान रखोगे 7, और इनके नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये हैं आपके मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ठीक है। इनको हम लोग आगे देखेंगे, एक स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, जहां एक तरफ भौतिक राशि, मूल राशि लिखी हुई रहेगी, एक मूल मात्रक लिखे हुए रहेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये मूल मात्रकों की सहायता से ही इनको प्राप्त किया जाता है। देखिए बच्चों, यहां समझ सकते हैं, ये तो आपको दे रखा है बच्चों मूल राशि, और ये आप लोगों को दे रखे हैं बच्चों मूल मात्रक। इस स्लाइड में हम लोग समझ सकते हैं, 7 थे बच्चों ये: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मूल मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे? लंबाई का मूल मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता, ये प्रकाश है बेटा, प्रकाश को हम लोग मेजर किस में करते हैं? कैंडेला में मेजर करते हैं। और पदार्थ की जो मात्रा है, इस मात्रा को हम लोग किस में मेजर करेंगे? मोल में मेजर करेंगे। साथ में इनके प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं बेटा। इसका प्रतीक चिन्ह होता है एम। एम कौन सा बेटा? स्मॉल है। आप लोग ध्यान रखना, कैपिटल एम मत लिखना। कैपिटल एम हम लोग द्रव्यमान के लिए लिख देते हैं, मास होता है ना बेटा, द्रव्यमान जो मास होता है उसमें। पर मात्रक का उपयोग करेंगे ना बेटा, देखो द्रव्यमान भी दे रखा है, द्रव्यमान को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? केजी के अंदर। ध्यान रखना बेटा। लंबाई को स्मॉल में है मीटर, उसके बाद में समय है, समय को हम लोग मेजर करेंगे सेकंड। ये सेकंड जो है बेटा एस, ये आपका स्मॉल एस होता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा है एम्पियर, कैपिटल ए। ताप है केल्विन में, केल्विन को कैपिटल के से। ज्योति तीव्रता प्रकाश होता है, कैंडेला इसका मूल मात्रक होता है, जबको इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? सी डी। पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक होता है मोल, इसको इंग्लिश में लिखेंगे MOL, ऐसे इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है बेटा। इसके बाद में, जैसे कि भौतिक राशि 2 तरह की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मात्रक भी 2 तरह के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इनके अलावा बेटा यह देखा गया कि कोण का मेजरमेंट कैसे करें। तो कोण के मेजरमेंट के लिए एक राशि और एक मात्रक अलग से है, जिनको हम लोग कहते हैं पूरक राशि और पूरक मात्रक। तो वे भौतिक राशि जिनके उपयोग किसमें करते हैं? कोण के मापन में करते हैं। जिन भौतिक राशियों का उपयोग कोण के मेजरमेंट में करते हैं, उन राशियों को क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये भी 2 तरह की होती है पूरक राशि। इनके नाम है तलीय कोण और घन कोण। ये भी हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या होता है तलीय कोण और घन कोण। तो मान लेते हैं बेटा, मैं यहां पर एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु, ये वाली जो दूरी है इसकी त्रिज्या, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये भी क्या आएगी? स्मॉल आर आएगी। ये वाला जो भाग है बेटा, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं चाप। ठीक है, ये कोण बना लेते हैं थीटा। हम सभी को पता है बेटा, कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहां पे बच्चों ये जो कोण बना है, ये जो कोण है थीटा, ये कोण क्या कहलाता है? तलीय कोण। सिंपल सा है, यानी किसी चाप के द्वारा केंद्र पर निर्मित जो कोण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तलीय कोण। सिंपल सी बात है बेटा। अब मान लेते हैं
हम यहाँ पर वृत्त नहीं ले रहे, हम यहाँ किसी घन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी घन का मतलब यहाँ आपका चाप नहीं होगा बेटा, इस बार आपका यहाँ पर क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, चाप नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से बना लेते हैं बेटा। तो ये आपका कोई क्षेत्रफल है, मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का कोई छोटा सा भाग है जिसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं डी एस से। इसकी दिशा में मान लेता हूं इधर की तरफ। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है बेटा, ये जो क्षेत्रफल है, ये यहां जो कोण निर्मित करेगा, ये आपकी त्रिज्या ही है बेटा। क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र के ऊपर जो निर्मित जो कोण होता है बेटा, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये जो मैंने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इसकी दिशा है इधर, इसको इस घटक के अंदर ले, इस दिशा में ले, तो क्षैतिज घटक आपका क्या आता है, ds cos थीटा। तो यहां पर जो घन कोण होता है बेटा, ये होता है ये ds cos थीटा, यानी ds इसका जो अल्प जो क्षेत्रफल था उसका cos थीटा के साथ में उसका गुणन क्षैतिज घटक। ये ध्यान रखना बेटा, ds cos थीटा बट्टा जो ये त्रिज्या है इसका वर्ग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं घन कोण। तो आप लोग ध्यान रखना, कोण भी एक तरह की भौतिक राशि है। इसके मापन के अंदर, कोण के मापन के अंदर हम लोग जिसका उपयोग करते हैं उस राशि को क्या कहते हैं, पूरक राशि। तो पूरक राशि आपकी दो हो गई, एक हो गया तलीय कोण और एक हो गया घन कोण। इसके बाद में बेटा ये जो पूरक राशियां हैं, इनको हम जिस इकाई के द्वारा इनका मेजरमेंट करते हैं, यानी जिस मानक का उपयोग करते हैं इनके मापन के अंदर, उस मानक को हम लोग क्या कहेंगे, उस मानक को हम लोग कहेंगे पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक भी बच्चों आप लोग ध्यान रखना, तलीय कोण को अगर आप लोगों को मेजरमेंट करना है इसका, तो जिस मानक का हम लोग उपयोग करते हैं वो मानक आपका कौन सा है, वो मानक आपका है रेडियन। और घन कोण का मेजरमेंट के लिए जिस मानक का हम लोग उपयोग करते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। तो आप ध्यान रखना, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसके बाद में बच्चों शब्द आता है मापन। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी भौतिक राशि को जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम एक संख्या लिखते हैं बेटा, उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन। परिमाण का तात्पर्य क्या है बच्चों, संख्या। जिस प्रकार से घर और विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, तो यहां जो 5 है बेटा, इस 5 को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, परिमाण यानी संख्या। तो ये जो परिमाण होता है किसी भी भौतिक राशि के मापन के अंदर, जिस परिमाण को के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, उस परिमाण को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस मापन की अलग अलग पद्धतियां होती है कि आप चीजों को किस पद्धति के अंदर माप रहे हो। जैसे घर से विद्यालय के बीच की दूरी, कोई तो बच्चा कह रहा है 5 किलोमीटर, दूसरा बच्चा कह रहा है 5000 मीटर, तीसरा बच्चा कह रहा है बेटा 5 लाख सेंटीमीटर। तो बातें तो तीनों की सही है, 5 किलोमीटर भी सही है, 5000 मीटर भी सही है और 5 लाख सेंटीमीटर भी सही है। तो हम इन चीजों के, भौतिक राशियों के मेजरमेंट के अंदर मापन की पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, मापन की 3 पद्धतियां होती है। एक पद्धति कहलाती है एमकेएस, दूसरी पद्धति होती है बेटा सीजीएस और तीसरी पद्धति होती है एफपीएस। तो मापन की 3 पद्धतियां होती है, जिसमें जो पहली पद्धति है बेटा एमकेएस, इसका एक दूसरा नाम और है जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई का अगर हम लोग फुल फॉर्म करें तो ये आता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का तात्पर्य सारे देश यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस पद्धति का अधिकांशतः उपयोग किया जाता है, वही पद्धति क्या है, एसआई पद्धति है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। इस पद्धति के अंदर क्या होगा, जो भी भौतिक राशि है जिसका हम लोग मापन करते हैं, वो मापन इनके चिन्हों के आधार पर होता है। यहाँ बच्चों एम का जो मतलब होता है, जैसा कि इसमें बता रखा है बेटा, यहाँ हम लोग लंबाई को तो किस में मापते हैं, मीटर में। आपका जो एम है ये मीटर है, मीटर का उपयोग किसको करेंगे, लंबाई के मापन में करेंगे। यहाँ बेटा के दे रखा है, तो के का मतलब है किलोग्राम, यानी द्रव्यमान को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम में। एस का तात्पर्य होता है बेटा सेकंड, यानी समय का जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट किस में होगा, सेकंड के अंदर होगा। सिंपल सी चीज है बेटा, इनके नाम में छुपा हुआ है एम के एस। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है बेटा किलोग्राम, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूं केजी, और एस का मतलब है बेटा सेकंड। मीटर को किसमें बेटा, लंबाई, यानी लंबाई का मापन होगा किसमें, मीटर में।
केजी, मतलब द्रव्यमान का मापन होगा केजी में और समय का मापन होगा सेकंड में। सिंपल सा है बेटा। इसके बाद में बेटा अगला जो है हमारी पद्धति है वो है सीजीएस। तो सीजीएस जो पद्धति होती है वो एमकेएस का ही क्या होता है, सूक्ष्म रूप होता है। एमकेएस का इस सूक्ष्म रूप कौन सा है, सीजीएस। यानी लंबाई का जो मेजरमेंट है, यहां हम लोग मीटर के अंदर कर रहे थे इसके अंदर, तो यहां मेजरमेंट मीटर का किस में बदल जाएगा बेटा, मीटर का बदल जाएगा सेंटीमीटर, सेमी में बदल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, तो यहाँ द्रव्यमान का मेजरमेंट किलोग्राम में हो रहा था बेटा, तो यहाँ ये मेजरमेंट किस में होगा, यहाँ ये मेजरमेंट होगा ग्राम के अंदर। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, किलोग्राम को हम लोग प्रदर्शित करेंगे केजी से, जबकि ग्राम को हम लोग प्रदर्शित करेंगे केवल जी से। कोई भी बच्चा जीएम से प्रदर्शित नहीं करेगा, ग्राम को प्रदर्शित किससे करेंगे, जी से प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ ही बेटा समय की बात करें तो एमकेएस पद्धति के अंदर समय को हम लोग प्रदर्शित कर रहे थे सेकंड से, तो यहाँ भी सीजीएस में भी हम लोग समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, सेकंड से। ये इनके नाम में ही छुपा हुआ है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी प्रकार से जो तीसरी पद्धति है जिसे हम लोग कहते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस के अंदर क्या होगा बेटा, लंबाई को तो हम लोग मेजरमेंट किससे करेंगे, लंबाई को तो मेजरमेंट करते हैं फुट में। पी का मतलब होता है बेटा पाउंड, द्रव्यमान को मेजरमेंट करेंगे पाउंड में और समय को मेजरमेंट करेंगे सेकंड के अंदर। इनके नाम के अंदर ही बेटा छुपा हुआ है। आप लोग बच्चों ध्यान रखना कि एक फुट के अंदर, एक फुट हमने देखा बेटा, जो बड़ी वाली जो स्केल आती है लगभग 30 सेंटीमीटर की, वैसे इसका मान होता है 30.48। तो आप लोग ध्यान रखना, तो बड़ी वाली जो स्केल है वो लगभग 1 फुट की है। पाउंड की अगर बात करें बेटा, तो आप लोग ध्यान रखना लगभग आधा किलो, जिसे हम लोग कह सकते हैं बेटा 0.454 किलोग्राम। वैसे तो 500 ग्राम पे आधा किलो होता है, पर लगभग 454 किलोग्राम होता है। वो लगभग कितने बराबर होता है, 1 पाउंड के बराबर होता है। जैसे भारत में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर किलोग्राम में उसका मेजरमेंट बताता है, जबकि अमेरिका के अंदर बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पाउंड के अंदर बच्चे का मेजरमेंट बताया जाता है। तो ये अलग अलग मापन की पद्धतियां हैं बेटा। हम लोग जो मापन की पद्धति का उपयोग करते हैं वो एमकेएस पद्धति में करते हैं, और एमकेएस का सूक्ष्म जो रूप होता है वो कौन सा होता है, सीजीएस रूप होता है। तो 3 प्रकार की मापन की पद्धतियां हम लोगों ने देखी बेटा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं सार्थक अंक, यानी किसी भी भौतिक राशि को हम लोग यथार्थता पूर्वक अगर उसका हम लोग मापन करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है बेटा। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की जो संख्या है, आप लोग ध्यान रखना बेटा, अंकों की संख्या, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि में या किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी अंकों के अंदर जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं उसमें उतनी ही कम क्या होगी बेटा, प्रतिशत त्रुटि होगी। अब सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं बेटा, 6 इसके नियम है, 5-6 नियम है, वो नियम हम लोग ध्यान रखेंगे। उन नियमों की सहायता से ही यदि हमें कुछ अंक दिए जाते हैं और हमें पूछा जाता है कि इसमें कितने सार्थक अंक है तो हम लोग बता पाएंगे। जिसमें बेटा पहला जो नियम है वो नियम ये कहता है कि आपके पास में मान लीजिए कोई संख्या है, कोई अंक है, और वो जो अंक और वो जो संख्या है वो सारे के सारे अशून्य अंक है। किसी भी संख्या में सभी अशून्य अंक क्या कहलाएंगे बेटा, सारे के सारे अंक क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक होते हैं। जिसका एक उदाहरण ले रखा है बेटा मैंने, 43516। तो आपको पूछे कि इस संख्या के अंदर टोटल अंक कितने हैं, तो टोटल अंक है 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों अंक में कोई शून्य है, शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के अंदर सभी अशून्य अंक, सारे के सारे अशून्य अंक है, तो सारे के सारे अशून्य अंक क्या है, सार्थक अंक है। तो यहाँ सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, सार्थक अंक की संख्या होगी 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक हो गए 5। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा नियम देखते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है और उस संख्या के अंदर जो शून्य है वो उनके बीच में है। जैसा कि उदाहरण में दे रखा है बेटा, ये कोई संख्या है, कोई अंक है, यहां जो शून्य है बेटा ये बीच में है। अगर शून्य बीच में होते हैं किसी भी संख्या या किसी भी अंक में, अशून्य अंक संख्या के मध्य में स्थित होते हैं तो वह सार्थक अंक कहलाते हैं या सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो सार्थक अंक हो जाएंगे 7। तो दूसरा नियम भी क्लियर है बेटा, किसी भी संख्या में सभी अशून्य अंकों के मध्य में स्थित शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तीसरा नियम है बेटा, दशमलव रहित
अशून्य अंकों के प्रारंभ एवं अंत में स्थित शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। सिंपल सी बात है, आपको कोई अंक दे रखे हैं, अब इस बार जो शून्य है यदि मान लीजिए वो अंत में है या मान लेते हैं वो प्रारंभ में है, ऐसी स्थिति में उन्हें सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ शून्य आपका क्या है बेटा, लास्ट में है, इधर भी आपका शून्य अंक लास्ट में है, यहाँ शून्य अंक पहले है, यहाँ शून्य अंक लास्ट में बेटा। ये कुछ इस प्रकार की संख्या है 4500, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 45 गुणा 100, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 गुणा 10 की घात 2। एक ही बात है, यानी शून्य क्या है बेटा, लास्ट में ही है, इसको बस घात के रूप में दे दिया। तो यदि शून्य अंत में हो या शून्य प्रारंभ में हो, ऐसी स्थिति में इन शून्य को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे तो इसमें कितने अंक हैं, इसमें अंक हो गए 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। इसमें कितने हो गए 1 2 3 3, इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 1 और 2। सिंपल, क्लियर। इसके बाद में बेटा अगला जो नियम है, यह नियम है यदि मान लीजिए आपके जो अंक है वो दशमलव के साथ में है, मान लेते हैं। अब दशमलव के साथ में अंक होते हैं तो दो तरह के अंक होते हैं, या तो आपकी जो संख्या होगी वो 1 से बड़ी होगी, या क्या होगा बेटा, या आपके दशमलव के जो अंक है वो 1 से छोटे होंगे। ठीक है, दो तरह की कंडीशन होती है। तो मान लेते हैं दशमलव से निर्मित कोई संख्या है और उन संख्या के अंत के अंदर 0 आ रहा है। ठीक है, अगर दशमलव नहीं होते हैं, दशमलव यदि नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में तो इनको सार्थक अंक नहीं मानते। परंतु यदि संख्या में दशमलव है और शून्य आपके अंत में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो शून्य होगा उसको सार्थक अंक मानते हैं। तो अब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। इसके बाद में बच्चों यदि दशमलव संख्या आपकी 1 से छोटी हो, जैसा कि यहाँ दर्शा रखा है बेटा, सारी की सारी दशमलव संख्या क्या है, 1 से छोटी। ये संख्या तो 1 से छोटी है और ये संख्या 1 से बड़ी है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मैंने ये दो संख्याएं जो है 1 से बड़ी ली है। इसमें देखते हैं बेटा, यदि आपकी संख्या क्या है 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी जो दशमलव संख्याओं में दशमलव के इर्द गिर्द जो शून्य अंक होते हैं, जैसे ये दशमलव के इर्द गिर्द जो शून्य अंक है, ये शून्य एक सार्थक अंक नहीं माना जाता है, ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इन संख्याओं में आपको कोई सार्थक अंक पूछे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 अंत वाले होंगे, बीच वाले भी होंगे, पर 1 से अगर छोटी दशमलव संख्या है तो दशमलव के इर्द गिर्द वाले नहीं होंगे। इस संख्या के अंदर बेटा ये तो दशमलव संख्या 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो बीच वाले भी आएंगे और लास्ट वाले भी आएंगे, ध्यान रखना बेटा। तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 और इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6। तो ये नियम इस प्रकार से। अगला नियम बच्चों हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग मात्रक का परिवर्तन करें, मान लेते हैं बेटा आपको एक मान दे रखा है 45 मीटर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या आएगा, सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये वाला मान हो जाएगा बेटा 4500 सेंटीमीटर। तो यदि हम लोग मात्रक में परिवर्तन करते हैं, मात्रक में परिवर्तन करने से क्या होगा बेटा, ये ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, तो हमें पता है दशमलव नहीं होता तो लास्ट के अंक सार्थक अंक नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में इसमें भी 2 सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। तो मात्रक परिवर्तन करने से सार्थक अंकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारे बेटा 6 इसके नियम थे। इन नियमों की सहायता से हम सार्थक अंक किसी भी संख्या के अंदर सरलता से बता सकते हैं। इसके बाद में बेटा हमारे जो सार्थक अंक हैं, इनकी गणनाओं में इनका क्या महत्व होता है। यदि हम लोग जोड़ और घटाने की संक्रिया देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सार्थक अंक की क्या महत्व है। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखना, जैसे 3 राशियां आपको दे रखी है, 2.7 मीटर, 3.68 और 0.486 मीटर। इन तीनों राशियों का हम लोग योग कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये वाली जो संख्या ये है 4.868 मीटर है। अगर हम लोग इन संख्याओं का अगर योग करते हैं, 2.7 मीटर, 3.68 मीटर और 0.468 मीटर, अगर इनका बच्चों में योग करूंगा तो 8 यहाँ, 8 6 14, एक हाथ की, 7 1 8, 8 6 14, 14 और 4 18, 8 एक हाथ की, 3 2 5 और 6, तो आपका मान आएगा बेटा 6.848 मीटर। इस प्रकार का मान आएगा।
परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो इसका ये वाला जो मान होता है बेटा ये गलत होता है, क्योंकि सार्थक अंकों का हम लोग उपयोग करेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से। अगर इसका मेजरमेंट देखें, इसका मापन देखें, तो इसका मान होगा, इसका उत्तर होगा बेटा 6.8 मीटर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन राशियों में जो पहला जो माप है वो केवल 1 दशमलव अंक तक है। यानी पहला जो माप देखें इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है। अगले में दशमलव के बाद में 2 अंक है। अगले में दशमलव के बाद में 3 अंक है। तो दशमलव में एक राशि ऐसी है जिसमें दशमलव का 1 ही अंक है। तो जब उसमें 1 ही अंक है तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा उस रिजल्ट के अंदर भी दशमलव के बाद में 1 अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद में 1 अंक होना चाहिए, तो हम हमारे जो रिजल्ट में जो उत्तर है उसमें हम लोग सार्थक अंकों का उपयोग करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसको 1 दशमलव अंक बनाने के लिए हम लोग इसके आगे वाली संख्या देखते हैं। इसके आगे वाली संख्या क्या है? 5 से छोटी है। तो यदि इसके आगे वाली संख्या 5 से छोटी होती है तो ये वाली जो संख्या है बेटा ये ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो इस स्थिति में हमारा जो उत्तर होगा वो 6.848 न लिखकर इसे क्या लिखेंगे? केवल 6.8 ही लिखते हैं। ठीक है, ये तो जोड़ का हुआ, योग का हुआ। इसी प्रकार व्यवकलन करना हो, इनको घटाना हो, तो वैसी स्थिति में भी हमारे उत्तर यही प्राप्त होंगे। मान लेते हैं आपको एक संख्या दे रखी है 4.6। इस 4.6 में से आप घटा रहे हो बेटा 2.38। तो इसको घटाओगे तो यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो मान लेते हैं 0। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यहाँ 4 में से 2 गया 2। तो आपका उत्तर आएगा 2.22। परंतु यदि आप इसे देखो तो आपको पता चलेगा पहले अंक के अंदर दशमलव का 1 अंक है, इसमें दशमलव के 2 अंक है। तो आपका जो उत्तर आएगा, उत्तर में भी आपके दशमलव के क्या होना चाहिए? 1 ही अंक होना चाहिए। तो आपका उत्तर 2.2 सेंटीमीटर होगा, न कि 2.22। ठीक है बेटा, ये वैज्ञानिक दृष्टि से इसका मापन होता है, यथार्थता पूर्वक किया जाता है, जिसमें सार्थक अंकों को का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके बाद में यदि हम लोग सार्थक अंकों का उपयोग करते हुए गुणा और भाग देखें तो उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। तो आप लोगों को एक प्लेट दे रखी है, मान लेते हैं वर्ग या आयताकार रूप के अंदर एक प्लेट है। इस प्लेट की लंबाई तो आपको दे रखी है 3.003 मीटर, और बच्चों इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 2.26 मीटर। अब यदि आपको कोई कहे क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, लंबाई के अंदर तो दशमलव के 3 अंक है, यहाँ चौड़ाई में दशमलव के 2 अंक है। तो आप जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल का जो रिजल्ट आएगा वो भी दशमलव के 2 अंक में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों, प्लेट का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा इसको चौड़ाई करेंगे, इनको अगर परस्पर गुणा करेंगे तो इनका मान कुछ ये वाला प्राप्त होगा, 6.78678 और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो रिजल्ट है वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम लोग ये रिजल्ट देखें तो यह रिजल्ट अपना यह नहीं मान्य होगा। रिजल्ट अपना क्या होगा? रिजल्ट आपका होगा 6.79, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है चौड़ाई में, तो इसीलिए हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद में 2 अंक हो गए। अब आप लोग देखिए बेटा, यहाँ तो 2 अंक लें तो आप लोग सोच रहे हैं कि 6.78 ले लें, पर 6.78 नहीं लेंगे। अगर हमें 2 अंक लेने हैं तो इसके आगे वाला अंक देखेंगे। इसके आगे वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो तो वैसी स्थिति में जो दशमलव का द्वितीय अंक होगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। जोड़ने से मेरी राशि प्राप्त होगी 6.79 मीटर स्क्वायर। तो ये उत्तर हमारा सही होगा। यदि यहाँ राशि 5 से कम होती है, वैसी स्थिति में इस अंक को हम लोग सेम बना रखते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल से है। ये तो गुणा का था। मान लीजिए हम लोगों को भाग देना हो, मान लेते हैं यदि कोई पिंड है आपके पास में और यह पिंड 142 सेकंड के अंदर कितनी मीटर की दूरी तय करता है? ये दूरी तय करता है 1452 मीटर। अगर दूरी तय करता है और हमें कहे कि चाल निकालो, चाल का सूत्र हमें पता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी है 1452 मीटर, समय है 142 सेकंड। अगर इसका भाग देते हैं तो भाग देने पे हमें कुछ इस प्रकार की राशि प्राप्त होती है। जैसा कि हमें पता है, यह जो मान है वैज्ञानिक दृष्टि से इसके मापन को हम लोग सही नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो समय है सेकंड है, सेकंड आपको कितना दे रखा है? सेकंड आपको दे रखा है 14.2 सेकंड। तो दशमलव के बाद में यहाँ 1 अंक है, तो हमारा जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, ये भी दशमलव के बाद में कितने अंक हो गए? 1 अंक होगा। तो दशमलव के बाद में 1 अंक लेते हैं तो ये आएगा 10.2, क्योंकि इसके आगे वाला जो अंक है बेटा, आगे वाला अंक 5 से छोटा है। ऐसी स्थिति में इस 2 को हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज रखेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा
10.2 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं विमा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है बेटा, उस व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को हम लोग क्या कहते हैं? उन घातांकों को हम लोग विमा कहते हैं। ठीक है बेटा। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पर आप लोग ध्यान रखना विमा को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। आपके जो 7 मूल राशियां थी, कौन कौन सी 7 मूल राशियां थी बेटा? एक राशि तो थी आपके द्रव्यमान की, एक राशि थी बेटा आपके लंबाई की, एक राशि थी बेटा आपके समय की, एक मूल राशि थी बेटा आपके विद्युत धारा की, एक मूल राशि थी बेटा आपके ताप की, एक मूल राशि थी बेटा आपके ज्योति प्रकाश, और एक राशि थी पदार्थ की मात्रा। हम बेटा द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से, कैपिटल एम। ध्यान रखना बेटा, स्मॉल एम तो क्या होता है? मीटर होता है, मात्रक होता है। लंबाई को एल से, कैपिटल एल। समय को कैपिटल टी से। धारा को ए से। ताप को बच्चों के से। ज्योति तीव्रता इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा सी डी, और पदार्थ की मात्रा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मोल से। तो अगर हम लोग विमा के रूप में इनको लिखना चाहें तो हम लेते हैं बेटा एम, एल, टी, ए और के। इनको हम लोग लिखते हैं एम, एल, टी, ए और के, और इनके ऊपर हम लोग घातांक का उपयोग करेंगे। घातांक को मैं मान रहा हूं बेटा इसके ऊपर ए, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ए की पावर डी और के की पावर ई। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उन व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग मूल मात्रकों के घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये जो घातांक होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ठीक है बेटा। परंतु सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार में हम इन पांचों को न लिखकर हम केवल 3 को लिखते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। तो सरलता की दृष्टि में विमा को हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण की सहायता से हम लोगों को विमा कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि घनत्व की विमा बताएं, तो घनत्व की विमा अगर पूछे तो हमें घनत्व का सूत्र पता रहना चाहिए। घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, सूत्र पता रहना चाहिए, सूत्र के साथ में इनके मात्रक पता रहने चाहिए। द्रव्यमान को हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? किलोग्राम में। आयतन को मेजरमेंट किस में करते हैं? मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो मीटर को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। तो किलोग्राम के लिए तो क्या लिखेंगे बेटा? किलोग्राम के तो लिए हम लोग लिख देंगे मास एम। एक ही किलोग्राम है तो इसकी घात 1 हो जाएगी। इसके बाद में बेटा बट्टा के अंदर है आपका मीटर क्यूब। मीटर किस में आएगा बेटा? मीटर आएगा आपका लंबाई के अंदर। मीटर किस में आता है? इस लंबाई में। मीटर इसमें आएगा। और द्रव्यमान वाले में क्या आता है बेटा? केजी आता है। इसलिए द्रव्यमान वाले में तो एम लिखा, और लंबाई वाले में क्या लिखेंगे? लंबाई वाले में एल लिख देते हैं। तो यहां आ जाएगा एल। यहां मीटर की घात कितनी है? 3, तो यहां घात आ जाएगी बेटा 3। इस एल जो 3 ये बट्टा में, इसको अगर हम लोग ऊपर लिखते हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1। ऊपर जाके ये जो 3 प्लस का है, ऊपर जाके 3 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समय यहाँ पर है नहीं है, इसलिए हम लोग समय की जगह लिख सकते हैं टी की पावर 0। तो ये जो विमा है बेटा, ये विमा आपकी किसकी आ गई? घनत्व की विमा आ गई, जिसे कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, चाल की विमा। तो जब भी आपको विमा पूछे पहले आपको सूत्र पता रहना चाहिए। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। ये पता रहने के बाद में आप लोगों को पता है दूरी को इसमें मापते हैं मीटर में। मीटर कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? मीटर आपका कैटेगरी के अंदर आता है लंबाई वाले में। तो मीटर आपका लंबाई वाली कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहां इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा L1। फिर है बेटा समय। समय कौन सी कैटेगरी में? टी की घात 1। टी नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा बेटा L1 टी की घात -1। यहाँ m यानी मास द्रव्यमान है नहीं है, इसलिए मैं m की घात यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। आप लोग ध्यान रखना बेटा, इनका क्रम यही होगा MLT। तो इसकी विमा आ जाएगी m0 l की घात 1 t की घात -1। ये विमा आ गई आपकी चाल की। अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण का सूत्र होता है बेटा वेग बट्टा समय। फिर मैं अगर वेग के सूत्र की बात करूं बेटा, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग की जगह अगर मैं विस्थापन बट्टा समय लिखूंगा तो समय एक पहले से पड़ा हुआ है, तो समय कितना हो जाएगा? समय की घात 2 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या होता है बेटा? दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी। दूरी यानी मीटर। मीटर को मापते हैं लंबाई में, तो विस्थापन की जगह अगर हम लोग लंबाई लिखें तो यह आ जाएगा l की घात 1। फिर बट्टा में समय है। समय क्या होता है बेटा? t की घात 2।
टी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, टी को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आएगा L1 टी की घात -2। यहाँ पे द्रव्यमान है नहीं है, इसलिए मैं m की घात क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। तो ये जो विमा मेरे को प्राप्त हुई है, ये विमा किसकी हो जाएगी, ये विमा हो जाएगी त्वरण की। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसके बाद में बेटा एक बल वाली विमा, इसका उदाहरण और ले लेते हैं। बल की विमा पूछ रहे हैं तो बल का सूत्र पता रहना चाहिए। बल का सूत्र क्या है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं, द्रव्यमान को मेजर करते हैं m के अंदर। तो द्रव्यमान आ जाएगा बेटा, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, द्रव्यमान m1। इसमें लंबाई है नहीं है द्रव्यमान में, समय द्रव्यमान में है नहीं, तो द्रव्यमान की विमा आ गई है। इसके बाद में बच्चों त्वरण, तो बच्चों त्वरण जो होता है ये हम लोगों ने पीछे निकाला है बेटा, पीछे वाली स्लाइड में त्वरण निकाला है। अगर आप लोग इसका ध्यान रखो त्वरण का इस सूत्र के माध्यम से, तो त्वरण की विमा क्या आई है, त्वरण की विमा आई है m0 L1 t की घात -2। तो यह है बेटा m1 m0 L1 t की घात -2। तो ये दो विमा आ गई बेटा द्रव्यमान और त्वरण की। इनको अगर मैं आपस में गुणा करता हूँ बेटा, m1 L0 t0, इसको अगर बेटा मैं गुणा करता हूँ आपका m0 L1 t -2 से अगर मैं गुणा करूँ, तो आप लोगों को पता है बेटा अगर आधार आधार समान है तो घातें परस्पर जुड़ जाएगी। m सेम है तो घातें जोड़ोगे 1 और 0 1, लंबाई की घातें जोड़ोगे तो 0 और 1 1, समय की घातें जोड़ोगे 0 और -2 -2। तो कुछ इस प्रकार की विमा आएगी। यह विमा किसकी होगी, बल की विमा होगी, m1 L1 t की घात -2। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण निहित हो वे राशियां अदिश राशि कहलाती है, और ये राशियां त्रिभुज के सदिश योग का नियम की पालना नहीं करते। अब त्रिभुज का सदिश योग का नियम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आती है सदिश राशि। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होते हैं वे सदिश राशि कहलाती है, और सदिश राशियां त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करती है। ठीक है बेटा, कुछ उदाहरण दे रखे हैं बेटा अदिश राशि के, तो उदाहरण ध्यान रखने का, दूरी, चाल, कार्य, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो अदिश राशि की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखना जो सदिश राशि होती है इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कोई ए आपकी सदिश राशि है, तो या तो बच्चों हम लोग ए के ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, या फिर ए को क्या कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे बोल्ड बना देंगे, थोड़ा सा ऐसे गहरा बना देंगे। तो ये आपका क्या है बेटा, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, सदिश राशियां त्रिभुज के सदिश योग के नियम का पालन करती है। इनके उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इस प्रकार इनके उदाहरण होते हैं। ये जो राशियां होती है बेटा इनको इस प्रकार से तीर के द्वारा ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, यह सदिश ए है, यह सदिश बी है, यह सदिश सी है, या इसको मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, ए सदिश बी और सदिश सी। ठीक है बेटा, सिंपल। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का जो ये सदिश योग का नियम है ये क्या होता है। इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना बेटा, मान लीजिए आपके पास में कोई एक सदिश दे रखा है, ये कोई एक सदिश है। इस सदिश के अंदर ये वाला जो भाग होता है बेटा, इस वाले भाग को तो हम लोग कहते हैं पुच्छ। ये भी बच्चों आप लोग ध्यान रखना, यानी किसी भी तीर के पीछे का जो भाग है वो पुच्छ कहलाता है, और आगे का जो भाग होता है बेटा ये भाग कहलाता है शीर्ष। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सदिश है, इस सदिश के शीर्ष को मान लेते हैं ये सदिश आपका है ए, इस सदिश को किसी अन्य समान सदिश के पुच्छ से, ये दूसरा सदिश है और ये सदिश का पीछे वाला भाग क्या हो गया, पुच्छ। पुच्छ से यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर इसको अगर हम लोग मिलाते हैं बेटा, इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश को बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से। तो परिणामी सदिश का जो मान होता है वह इन दोनों सदिश, इस सदिश का नाम कर देते हैं बी, तो इन दोनों सदिशों के योग के तुल्य होता है, इन दोनों सदिशों के योग के तुल्य होता है। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज के सदिश योग का नियम कहते हैं। किसी एक सदिश के शीर्ष को अन्य समान सदिश के पुच्छ से जोड़ने पर परिणामी सदिश का मान सदैव दोनों सदिशों के योग के तुल्य होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, हम इस चित्र में भी देख सकते हैं बेटा, ये वाला जो सदिश है तीर का निशान है इसे मैं ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ, और ये वाला जो तीर का निशान है इसे बी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो ये जो परिणामी जो सदिश आएगा ये परिणामी सदिश दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इसको इस चित्र से भी समझ सकते हैं बेटा, ये एक सदिश आपको दे रखा है ए, ये एक सदिश दे रखा है बी। ठीक है बेटा, ये देखो तीर का निशान कुछ ऐसे है और यहाँ तीर का निशान कुछ ऐसे है।
तो इसका अगर परिणामी सदिश निकालूंगा बेटा, तो इसका परिणामी सदिश निकालूंगा तो ए का और बी का योग कर देंगे, ए का और बी का योग करने से ये परिणामी सदिश आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो आपको सदिश दे रखे बेटा, ये देखो, ये सदिश इस दिशा में जा रहा है, फिर ये अगला वाला सदिश इस दिशा में जा रहा है। इनका जो परिणामी सदिश है, ये इनका परिणामी सदिश देखो इन दोनों के योग के सामने आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, परिणामी सदिश इन दोनों सदिश योग के क्या आता है, सामने आता है। तो परिणामी सदिश इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए आपके पास में कोई वाहन है, वो इस दिशा में जा रहा है, तीर का निशान भी इस दिशा में, फिर आपका वाहन इस दिशा में जा रहा है, तीर का निशान भी इस दिशा में, फिर आपका वाहन इधर आना चाहे पर तीर का निशान सामने, तो सामने वाला जो होगा वो परिणामी सदिश होगा। उस परिणामी सदिश का मान जो अन्य सदिश है उनके योग के तुल्य होता है। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज के सदिश योग का नियम कहते हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें भी कुछ ऐसे ही था, a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये वाली जो दिशा a की है, तो बेटा ये वाली दिशा भी देखो, ये वाली दिशा भी किसकी आएगी, a की आएगी, दोनों समानांतर है। तो ये वाला सदिश तो है बेटा b, और ये वाला सदिश है a, और ये वाला जो सदिश है देखो बेटा सामने आ रहा है, ये b इधर जा रहा है, a इधर जा रहा है, पर ये वाला सदिश सामने आ रहा है, तो सामने वाले सदिश को क्या कहेंगे, परिणामी सदिश कहेंगे। परिणामी सदिश का मान क्या होगा, इन दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। तो b को a के अंदर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिणामी सदिश आ जाएगा। तो परिणामी जो सदिश जो हम लोग निकालते हैं त्रिभुज के सदिश योग के नियम से कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास में दो से अधिक सदिश हो, तो उनका हम लोग त्रिभुज के सदिश योग नियम से किस प्रकार से योग करते हैं, ये भी साधारण सा है बेटा। आप लोग देखें, ये वाला जो सदिश दे रखा है, आप लोग ध्यान रखना, या तो सदिश को ऐसे बोल्ड अक्षर में दर्शाया जाएगा, या सदिश को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। यहाँ बोल्ड अक्षर में दर्शा रखा है, इसलिए केवल ए बी ऐसे लिख रखे। तो ये जो सदिश है ये इस दिशा में बेटा, ये वाला देखो ये बेटा इस दिशा में, और ये जो सी है ये इस दिशा में। ठीक है, सबका क्रम देखो सेम है बेटा, सबका क्रम सेम है। तो ये वाला जो है बेटा, ये परिणामी सदिश होगा। परिणामी सदिश, त्रिभुज सदिश योग का नियम क्या कहता है, किसी सदिश का शीर्ष अन्य सदिश के पुच्छ से, तो इस सदिश का शीर्ष तो है ये बेटा, और इस सदिश का शीर्ष तो है ये, और इसका पुच्छ है ये वाला। तो शीर्ष पुच्छ आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये वाला जो नियम होता है बेटा, इस नियम को हम लोग शीर्ष पुच्छ का नियम भी कहते थे। ठीक है बेटा। तो परिणामी जो सदिश है देखो बेटा, परिणामी जो सदिश जो मैंने यहां निकाला है, ये जो परिणामी सदिश कैसे निकलेगा देखो, ये तो आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी, तीन सदिश दे रखे हैं। तो मान लेते हैं मैं इसको निकालता हूं बेटा, इसको यहां से यहां तक। तो अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसमें ये दोनों आएंगे, तो ये दोनों आएंगे, इसकी दिशा क्या है, ये परिणामी सदिश की दिशा है कुछ इस प्रकार से। तो देखो बेटा, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, ये वाला परिणामी सामने से आ रहा है, तो परिणामी जो सदिश होगा वो इन दोनों के योग होगा। इन दोनों का योग का मतलब ए बी। अगर मैं यहां से लूं बेटा परिणामी सदिश ये वाला लूं, तो ये सदिश कुछ इस प्रकार से, ये सदिश ऊपर की दिशा में, ये सदिश इधर, ये वाला सदिश सामने से आ रहा है, तो ये क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा, जो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर बेटा मैं ये वाला लेता हूं, ये वाला, तो आप देखिए बेटा, ये वाला त्रिभुज बना रहे, ये वाला बी ऊपर की दिशा में, सी इस दिशा में, और ये वाला जो है कुछ इस दिशा में। तो इन दोनों का अगर योग करेंगे तो इन दोनों का योग क्या आएगा, बी प्लस सी आ जाएगा। कैसे भी ले लो, निकलेगा सेम ही बेटा। अगर मैं इनको ले रहा हूं बेटा, ये वाला सदिश ले रहा हूं, मान लेते हैं ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, और साथ में इस त्रिभुज का अगर मैं उपयोग कर रहा हूं, तो ए की दिशा कुछ इस प्रकार से, बी प्लस सी की दिशा इस प्रकार से, ये सामने से आ रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं योग करूंगा तो इन दोनों का योग भी क्या आएगा, इन दोनों का योग भी यही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज के सदिश योग नियम की सहायता से किन्हीं भी दो सदिश या दो से अधिक सदिश का हम लोग आसानी से योग कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं बेटा सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। पिछला जो नियम था उसे हम लोग शीर्ष पुच्छ का नियम भी कह रहे थे, क्योंकि उसमें एक सदिश के शीर्ष दूसरे सदिश के पुच्छ से उसका योग हो रहा था, फिर हम परिणामी सदिश का मान ज्ञात कर देते। ये वाला जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम लोग इसे पुच्छ पुच्छ का नियम भी कह देते हैं। यानी इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसमें एक सदिश का पुच्छ दूसरे सदिश के पुच्छ से जुड़ेगा, फिर उन दोनों के जहां सेंटर पॉइंट है वहां से एक विकर्ण खींचा जाएगा, और वो विकर्ण ही क्या प्रदर्शित करेगा, वो विकर्ण ही इनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि चित्र में दर्शा रखा है बेटा, मान लेते हैं ये एक सदिश है आपका ए कुछ इस दिशा में, और ये है बेटा एक आपका सदिश बी कुछ इस दिशा में। तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो कुछ ऐसे निकलेगा।
और ये जो परिणामी सदिश होगा ये क्या होगा बेटा, ये इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा, यानी परिणामी सदिश आएगा आपका a प्लस। तो यहां इस सदिश का ये वाला भाग तो है बेटा शीर्ष, और इस सदिश का ये वाला भाग है पुच्छ। इस सदिश का ये वाला भाग है शीर्ष और ये वाला भाग है इसका पुच्छ। तो दोनों सदिशों के, इस सदिश का भी पुच्छ और इस सदिश का भी पुच्छ आपस में जुड़ा है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, पुच्छ पुच्छ का नियम कह देते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी एक सदिश के पुच्छ को अन्य समान सदिश के पुच्छ से ही जोड़ने पर परिणामी जो सदिश आएगा, परिणामी जो सदिश है का मान सदैव दोनों सदिशों के क्या होगा, योग के तुल्य होगा। इसको बेटा, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा अपन अगर आगे बढ़ा दें, है ना, और इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें, तो ऐसा पाया जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का इसको नियम कह देते हैं। अब ये जो डायग्राम बेटा बना रखा है यहाँ पे, इस डायग्राम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम की सहायता से हम लोग सदिश का योग करेंगे, उसके साथ में हम लोग परिमाण और दिशा का मान भी ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, आपको जो ये दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश तो है इधर और एक सदिश है आपका इधर, इन दोनों सदिश के बीच का जो कोण है ये कोण तो है थीटा। अगर यहां से परिणामी सदिश खींचे तो परिणामी सदिश कुछ इस प्रकार से आएगा बेटा आपका, और ये जो परिणामी सदिश है ये जो कोण बनाएगा बेटा ए के साथ में, जो मैं अल्फा से प्रदर्शित कर रहा हूं, ये जो अल्फा है यही किसको प्रदर्शित करता है, यही दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर ये वाला अगर डायग्राम अगर अपन देखें, जो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला सदिश यदि b है तो इसके सामने वाला सदिश भी क्या होगा बेटा, ये सदिश भी b होगा। अगर ये सदिश आपका बेटा a है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बेटा ये आपका सदिश a, ये सदिश b, इनका जो परिणामी सदिश होगा r, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा a प्लस b। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा एक त्रिभुज बन रहा है, अगर हम लोग इस त्रिभुज को देखें तो यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है बेटा। ये वाला कोण तो आपका है थीटा, क्योंकि ये जो सदिश है बेटा, ये वाला ए सदिश की लाइन है और ये वाला जो है ये बी सदिश की लाइन है। तो यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो ए और बी के बीच में जो कोण है वही कोण यहाँ निर्मित होगा। तो यहाँ कोण आपका निर्मित हो रहा है थीटा, ये वाली भुजा आपकी है बी, इसका नाम तो है क्यू, इसका नाम है टी और इसका नाम है आर। तो आप लोग देखना बेटा, यहां से ये वाली जो है ये लंब खींचा गया है, ये क्या खींचा गया है, ये तो है लंब और ये बेटा आधार। अब यहां से कोई आपको पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, यहां इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो यहां लंब तो क्या है बेटा, लंब तो है आपका आर टी और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका बी। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया बेटा, यहाँ से आर टी का मान आ गया, आर टी का मान ज्ञात करोगे तो बी को इधर वज्र गुणा कर दो तो बी साइन थीटा, यानी आर टी का मान तो आपके पास में कितना आ गया बेटा, आर टी का मान तो आपके पास में आ गया बी साइन थीटा। ये आप ध्यान रखना बेटा, ये आगे काम आएगा। आर टी का मान तो क्या आ गया, बी साइन थीटा। ऐसे ही बेटा अगर क्यू टी का मान निकालना चाहूं तो कोस थीटा ले लेंगे। कोस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बट्टा कर्ण। तो इस त्रिभुज के अंदर बच्चों आधार तो क्या है क्यू टी और इस त्रिभुज में कर्ण क्या है बी। तो यहां से अगर मैं क्यू टी का मान करूंगा तो बी को इससे गुणा कर दो, तो क्यू टी बराबर आ जाएगा बच्चों बी कोस थीटा। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, क्यू टी जो मान है ये मान तो है आपका बी कोस थीटा, और लंब वाला जो आर टी वाला मान है ये मान कितना है बी साइन थीटा। ये मान इसलिए उपयोगी है, आगे हम लोग परिमाण और दिशा का मान ज्ञात करेंगे बेटा। आगे हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, परिमाण और दिशा का मान। तो यहाँ पे बेटा जो थीटा है, थीटा तो दो सदिशों के बीच में कोण है, और अल्फा जो कोण है परिणामी सदिश और ए के मध्य का कोण है, जैसा कि यहाँ बता रखा है। और ये जो अल्फा वाला जो कोण है ये कोण किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए बच्चों हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे ये त्रिभुज लेंगे बेटा, यहाँ पे एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो आया आपका बी कोस थीटा और ये आया आपका बी साइन थीटा। यहां हम त्रिभुज लेते हैं बेटा, ये पी टी और आर, ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, पी टी आर।
समकोण त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज में यदि मैं कर्ण का स्क्वायर करता हूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आता है बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है बेटा, यहां से आपका कर्ण a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो या r का होल स्क्वायर कर दो, मैं इसको कर देता हूं r का होल स्क्वायर। आधार क्या है बेटा, आधार है यहां से लेके यहां तक, तो ये आधार हो गया आपका pt का होल स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है बेटा, लंब है आपका rt का होल स्क्वायर। इसके बाद में बेटा जो ये pt है इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं pq प्लस qt इसका होल स्क्वायर प्लस ये है बेटा आपका rt का होल स्क्वायर। इसके बाद में बेटा आपका जो ये PQ है इसको तो हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको तो हम प्रदर्शित कर रहे हैं A से, और QT है इसका मान कितना है बेटा, इसका मान है B cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस RT कितना है बेटा, RT है आपका B sin थीटा, B sin थीटा। आप लोग बेटा ध्यान रखना ये वाला आधार जो होता है सदैव क्षैतिज रूप में होता है तो इसलिए कोस आएगा, लंब है आप लोगों का ऊर्ध्वाधर घटक होता है तो सदैव साइन के रूप में आता है। इसके बाद में बच्चों बस इसको हल कर लेते हैं, a प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आपस में इनको गुणा कर देते हैं, यह आएगा आपका ए बी कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल है बेटा। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे ये जो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है इनका अगर हम लोग योग करते हैं बच्चों तो यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक तरफ तो क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका ऐसा का ऐसा बेटा 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक, इसलिए हमारा मान क्या आ जाएगा, इसलिए हमारा मान आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और यहाँ क्या बेटा बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में आपका चल रहा है आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान आपके पास में कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। यदि आप लोग आर का मान निकालना चाहोगे तो आर का मान निकालेंगे तो आर का मान आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जैसे कि इसमें दर्शा रखा है बेटा, यही सारे स्टेप है, यही सारे स्टेप है। तो ये वाला मान आ गया बेटा, आर का मान निकालेंगे तो आर का मान आएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर तो हट जाएगा और इस पर वर्गमूल लग जाएगा। तो ये जो मान है बेटा ये मान कहलाता है आपका जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण। तो दो सदिशों के बीच में यदि कोण आपको दे रखा हो तो हम लोग परिमाण कैसे निकालेंगे, तो परिमाण का मान आ जाएगा अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों यदि आप लोगों को ये मैंने बता रखा है बेटा किस प्रकार से आप लोग साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाला था ना आपने, b कोस थीटा b साइन थीटा। आप लोग तो ध्यान रखें क्षैतिज घटक सदैव कोस के रूप में आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक सदैव साइन के रूप में आएगा। फिर यदि हम लोगों को दिशा निकालनी है तो वापस बेटा हम लोग ये चित्र देखते हैं, इस चित्र के अंदर ये जो tan अल्फा है बेटा, ये जो अल्फा है ये दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा हम लोगों को पता है बेटा, tan अल्फा यदि हम लोग निकालते हैं tan अल्फा निकालेंगे तो लंब बट्टा आधार। तो यहां पर बेटा tan अल्फा ये वाला त्रिभुज लिया मैंने बड़ा वाला PTR, इसी त्रिभुज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो लंब तो आपका हो जाएगा b sin थीटा और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा a प्लस बी कोस थीटा, क्योंकि पूरा आधार है तो a प्लस बी कोस थीटा आधार हो जाएगा जैसा कि यहाँ दर्शा रखा है बच्चों। तो यहाँ पे RT तो आपका क्या है बेटा b sin थीटा और PQ प्लस QT की जगह क्या लिख देंगे a प्लस बी कोस थीटा। तो ये जो मान है बेटा ये आपका दिशा का मान आ गया। ठीक है, दिशा अल्फा है पर थीटा के मान यदि आपको दिए हुए हो, ए और बी का मान दिया हो तो आप रख कर आप दो सदिशों के जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा बता सकते हो। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं सदिशों का गुणन। तो आप लोग ध्यान रखें सदिशों के दो तरह के गुणन होते हैं, एक होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदिश गुणन। अदिश जो गुणन होगा बेटा उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे डॉट से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ इस प्रकार है बेटा, मान लेते हैं ए सदिश और बी सदिश, अगर हम लोग इसको डॉट करें और डॉट अगर हटाएंगे तो ये आएगा बेटा ए बी कोस थीटा। तो ध्यान रखना बच्चों अदिश गुणन को डॉट गुणन कहते हैं और डॉट हटाने से ए बी के साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण देखें तो कार्य ले सकते हैं। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है जो क्या होता है बेटा, कार्य आपका होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणन।
तो बल को F से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को D से प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान रखना बच्चों, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, परंतु इनका आपस में जो अदिश गुणन होता है उससे हमें किसका मान प्राप्त होता है, उससे हमें कार्य का मान प्राप्त होता है, वर्क W इसका मान प्राप्त होता है। यहां से डॉट हटाने से क्या आएगा, cos थीटा आ जाता है। ठीक है बेटा, सदिशों का गुणन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये गुणन है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है बेटा a डॉट बी जो है इसका मान होता है बेटा आपका ए बी कोस थीटा। यदि हम लोग b डॉट ए करें तो b डॉट ए का मान होगा बेटा बी ए कोस थीटा। तो यहाँ ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा इनके मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इनके मान आपस में बराबर है तो आपका जो ये a डॉट बी और b डॉट ए ये भी आपस में क्या होगा बेटा, ये भी आपस में आपका बराबर होगा। अगर ये दोनों इनका क्रम चेंज करने पर भी ये आपस में अगर बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं सदिश गुणन। जहां अदिश गुणन डॉट गुणन होता है वहां सदिश गुणन कैसा गुणन होगा, क्रॉस गुणन होगा। कैसा गुणन होगा बेटा, क्रॉस गुणन होगा। वहां डॉट को हटाने से कोस थीटा आता है, यहां हम लोग क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। आप लोग ध्यान रखना बेटा, साइन थीटा साथ में एन कैप भी आएगा, क्योंकि बाईं तरफ की राशि यदि सदिश है तो दाईं तरफ जो राशि प्राप्त हुई है वो भी कैसी होगी, सदिश होगी। अगर सदिश हमारे पास में नहीं होता तो हम इस प्रकार से एन कैप लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई सदिश। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सदिश। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बेटा। पर आप लोग ध्यान रखना, यदि बाईं तरफ की राशि सदिश है तो दाईं तरफ की राशि भी कैसी होनी चाहिए, सदिश होनी चाहिए। इस सदिश गुणन को अगर हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो आप लोग ध्यान रखना, ये आपको कोई एक सदिश दे रखा है, ये आपको एक सदिश दे रखा है। सदिश ए और सदिश बी दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो सदिश ए को हम लोग कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं बेटा। सदिश ए को निरूपित करेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इनके बारे में हम लोग देखेंगे बेटा आगे क्या होता है। सदिश बी को प्रदर्शित करेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इनका अगर आपस में गुणा करें, सदिश गुणन करें तो इनको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बेटा। इस प्रकार का एक मापांक बनाते हैं, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। फिर ए के अंदर जो मान थे बेटा, सदिश ए के अंदर जो मान थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आई कैप के नीचे ए एक्स लिख देंगे, जे कैप के नीचे ए वाई लिख देंगे और के कैप के नीचे ए जेड लिख देंगे। इसी प्रकार जो बी वाला जो सदिश था बेटा अपने पास में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ भी बच्चों जो आई के नीचे बी एक्स लिख देंगे, जे कैप के नीचे बी वाई लिख देंगे और के कैप के नीचे बी जेड लिख देंगे। इनको इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद में एक सूत्र बनता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ लिखेंगे हम लोग आई कैप, फिर एक कोष्टक बनाएंगे, फिर माइनस जे कैप, फिर एक कोष्टक बनाएंगे, प्लस के कैप, फिर एक कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का ये बना हुआ है बेटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब आई कैप का मान आपको निकालना हो बेटा, ध्यान रखना, जब आपको आई कैप का मान निकालना हो तो हम आई कैप वाले को छुपा लेंगे। आई कैप का अगर मान निकालना हो तो आई कैप को तो क्या करेंगे बेटा, आई कैप वाले को छुपा लेंगे। छुपाने पर ये चार राशियां हमें दिखाई देगी। हम क्या करेंगे, पहले इस राशि को आपस में गुणा करेंगे, फिर सूत्र का माइनस, फिर इस राशि को गुणा करेंगे। जब इनको छुपाने के बाद में अगर इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस आपका सूत्र का, फिर इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा ए जेड बी वाई। सिंपल सा बेटा। ऐसे ही बेटा यदि आपको जे कैप का मान निकालना हो तो जे कैप का मान यदि हम लोगों को निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम जे कैप वाले को छुपा लेंगे, फिर आपको वापस चार राशियां दिखाई देगी बेटा। फिर चार राशियां दिखाई देगी तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका ए एक्स बी जेड माइनस आपका सूत्र का, फिर बी एक्स को इससे करोगे तो ए जेड बी एक्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, अगर आप क्रम भी चेंज करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर के कैप वाले को आपस में यदि आप गुणा करते हो बेटा, के कैप का यदि मान निकालना है आपको लास्ट में तो के कैप वाले को छुपा लेंगे। यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस सूत्र का, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स बी वाई माइनस सूत्र का, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए वाई बी एक्स। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा। सदिशों का जब सदिश गुणन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको और आसानी से समझ सकते हैं बेटा। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदिशों के
जो हम लोग गुणा कर रहे हैं उसमें दिशा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए बच्चों एक सदिश है आपका ऐसे और एक सदिश है कुछ ऐसे, इनके बीच में ये कोण बन रहा है बेटा। ध्यान रखना बच्चों, इनके बीच में कोण इधर भी बन रहा है और इनके पीछे कोण इधर भी बन रहा है। ये वाला कोण छोटा है इसलिए ये कोण होता है न्यून कोण, और पीछे वाला जो कोण होता है बेटा ये वाला कोण होता है अधिक कोण। तो सदिश ए और बी के बीच में न्यून कोण भी निर्मित हो रहा है और अधिक कोण भी निर्मित हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, यहाँ हम लोग जो कोण लेते हैं वो कोण कौन सा लेते हैं, न्यून कोण। तो अधिक कोण लेते नहीं है तो इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसको वापस से हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, कोई भी दो सदिश है, उन दोनों सदिशों का यदि सदिश गुणन हो रहा है तो यदि आप लोगों को दिशा ज्ञात करनी हो तो हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दिशा ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों, आप लोग मान लीजिए हम लोग इनका गुणा कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, a इंटू बी, ठीक है, सदिश गुणा इसलिए क्रॉस लगा दिया। अगर ऐसा अगर गुणा करते हैं तो ये मान आएगा आपका बेटा ए बी साइन थीटा, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे एन कैप। एन कैप क्या है बेटा, इकाई सदिश, इसका मतलब इसका मान तो इकाई है एक है, पर इसमें क्या है सदिश यानी दिशा भी छुपी हुई है। इसकी जो दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ए क्रॉस बी करने का मतलब है आप अपने दाएं हाथ की अंगुलियां कुछ इस प्रकार से रखेंगे, सदिश ए से बी की ओर कर रहे हैं हम लोग गुणा, तो अंगुलियों को ए की तरफ रखेंगे और अंगुलियों को किधर लेके जाएंगे, बी की तरफ लेके जाएंगे। कोण के हिसाब से बढ़ा रहे हैं बेटा, बी की तरफ लेके जाएंगे। पर ध्यान रखना सदिश ए और बी के बीच में कोण कैसा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण ए और बी के बीच मध्य न्यून कोण बनाते हुए सदिश ए से बी की ओर यदि हम लोग दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ते हैं तो हमारा जो अंगूठा जिधर होगा बेटा वो इन दोनों के गुणनफल का क्या होगा, दिशा प्रदर्शित करेगा, यानी ए क्रॉस बी की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो ए को अगर बी की ओर लेके जाते हैं तो अंगूठा बाहर की ओर है, तो इनकी जो दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, सिंपल सा बेटा, यानी इनकी दिशा कुछ ऐसे होगी, बाहर की ओर। अब मान लीजिए बेटा मैं इनको गुणा कर रहा हूं बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस ए करेंगे बेटा तो इसका मान आएगा बी ए साइन थीटा और इसकी दिशा है एन की। यदि बेटा मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो वापस वही दाएं हाथ का ही है, दाएं हाथ ही लेना है। इस बार मेरी अंगुलियां कुछ इस प्रकार रखूंगा बेटा, बी से ए की ओर आऊंगा, यहाँ बी है यानी इस बार कुछ इस प्रकार से बी से ए की ओर आऊंगा तो मेरा अंगूठा क्या है बेटा, अंदर की ओर है। तो इसमें बी क्रॉस ए करूंगा तो इसमें जो दिशा होगी, इस सदिश गुणन की जो दिशा होगी वो लंबवत अंदर की ओर होती है, जबकि ए क्रॉस बी में जो इसकी दिशा होगी वो लंबवत बाहर की ओर होगी। तो दाएं हाथ के नियम से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसमें लिख रखा है। मध्य कोण आपका न्यून कोण होना चाहिए। एक सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियां मोड़ने पर जो अंगूठा होगा वो सदिशों के सदिश गुणन की किसको प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि ए क्रॉस बी की यदि दिशा लंबवत बाहर की ओर है तो बी क्रॉस ए की दिशा क्या आएगी, लंबवत अंदर की ओर आएगी। तो दोनों की दिशा विपरीत होगी, इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग दो सदिशों का एक गुणा देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं बेटा। ये एक सदिश है, कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। दूसरा सदिश है बेटा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको बेटा हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्स है, ये मान लेते हैं बेटा वाई एक्स है, और ये मान लेते हैं बेटा जेड एक्स है। तो यहां पे यदि मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं बेटा ए, तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका, और इस पॉइंट को ले लेता हूं ओ। तो ये जो ओ ए वाली जो रेखा है बेटा ये एक सदिश को प्रदर्शित कर रही है। इस सदिश को मैं नामकरण कर रहा हूं बेटा ए सदिश से। इस सदिश का जो मान होगा उसमें एक्स एक्स का मान भी आएगा, वाई एक्स का भी मान आएगा, जेड एक्स का भी मान आएगा, क्योंकि तीनों अक्षों के मध्य ये जो सदिश है ये है। आप लोग ध्यान रखना एक्स एक्स के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्स के अनुदिश जे कैप होता है, और जेड एक्स के अनुदिश के कैप होता है। ठीक है बेटा, ये इकाई सदिश होते हैं, इन अक्षों के साथ में होते हैं। तो जो ए का जो मान आएगा बेटा, ए का जो मान आएगा आपका वो मान आएगा एक्स एक्स का मान आएगा, उसके अंदर ए एक्स और आई कैप छुपा रहेगा। तो यहाँ पे जो मान दे रखा है बेटा ये एक्स एक्स के अनुदिश मान है 5, ये वाई एक्स के अनुदिश है, और ये जेड एक्स के अनुदिश है। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक सदिश बी दे रखा है और ए दे रखा है। अगर हम लोग इनका सदिश गुणन करेंगे तो इनको इस प्रकार से लिखेंगे बेटा, ऊपर ही ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप। इसके बाद में ए वाला जो मान है वो यहाँ आई कैप के नीचे ए वाला मान रख देंगे 5, जे कैप के नीचे जे कैप वाला मान रख देंगे, और के कैप में के कैप वाला मान रख देंगे। ऐसे बेटा बी सदिश की बात करूंगा तो बी सदिश में आई कैप के साथ में कोई मान नहीं है तो 1 लिख देंगे, जे कैप के साथ में 2 है, के कैप के पास में 3 है। इस प्रकार के इनके मान लिख देते हैं।
इसके बाद में यदि बेटा आई कैप वाला मान ज्ञात करना है, आई कैप वाला मान ज्ञात करना है, तो आई कैप वाले को छुपा लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस सूत्र का, और इसको इससे गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा, आई कैप साथ में लगा देंगे। फिर माइनस जे कैप, इस कोष्टक को हल करेंगे बेटा, तो जब जे वाले को हल करेंगे तो हमें पता है बेटा, जे वाले को हल करेंगे तो ये 4 राशियां बचेगी, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस सूत्र का, इससे इसको गुणा करेंगे, तो 5 दिया 15, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, 15 में से 3 गए तो 12, माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस 12 जी कैप। ऐसे ही अगला हल करेंगे बेटा, अगला जब हल करेंगे के कैप वाला मान निकालेंगे, तो इन के वाले मान के साथ वाली राशि उनको छुपा लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस सूत्र का, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हम लोगों ने जो सदिश गुणन किया, एक रोज भी कुछ इस प्रकार का मान हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके बाद में बच्चों इस मान का यदि हम परिमाण निकालना चाहें, परिमाण का मतलब होता है बेटा एक रोज बी का मैं क्या कर रहा हूँ, एक रोज बी का मापांक ले रहा हूँ, इस मापांक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इस मापांक को हम लोग बोल देते हैं परिमाण। परिमाण हम लोगों ने पीछे निकालना देखा है बेटा, जब भी परिमाण निकालेंगे तो एक वर्गमूल आ जाएगा, और वर्गमूल आने के बाद में इस राशि का वर्ग प्लस इस राशि का वर्ग प्लस इस राशि का वर्ग। तो यहाँ हम लोग यही किए बेटा, पहली राशि 6 थी, दूसरी राशि -12, तीसरी राशि 6, तो इन सब का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग 36, -12 का वर्ग करेंगे, -12 गुणा -12, तो माइनस माइनस प्लस, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 6 का वर्ग करेंगे 36, तीनों को योग करेंगे तो 216 आएगा। 216 का मतलब होता है बेटा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इनका अगर वर्गमूल लेते हैं तो 6 का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर है तो 6 अंडर रूट 6। तो ये आ गया दोनों सदिशों का क्या आ गया बेटा, परिमाण आ गया। तो इस तरीके से हम लोग परिमाण निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं बेटा सदिशों का वियोजन, बहुत ही आसान है बेटा। सदिशों के वियोजन में क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं ये आपका कोई एक एक्स एक्स है और ये आपका कोई वाई एक्स है। यहां पे एक सदिश है बेटा, इसको बना देता हूं मैं ऐसे, ये कोई एक सदिश है। इस सदिश के और एक्स एक्स के बीच में जो कोण है बेटा, ये कोण बन रहा है आपका थीटा। ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो सदिश का जो वियोजन होता है, वियोजन का मतलब होता है सदिशों को घटकों के रूप में व्यक्त करना। सदिशों को घटकों के रूप में व्यक्त करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन कहते हैं, घटकों के रूप में मान प्राप्त करना है। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, अगर इस सदिश का अगर मैं घटक लूं, क्षैतिज घटक, घटक कितने तरह के होते हैं बेटा, 2 घटक होते हैं। एक घटक तो होता है क्षैतिज घटक, और एक घटक कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक तो आपका एक्स एक्स के साथ होता है बेटा, और जो सदैव किसके साथ आता है, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो किसके साथ होगा, वाई एक्स के साथ होगा बेटा। तो 2 तरह के घटक होते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्स के साथ में इसका घटक लूं, तो इसका एक्स एक्स के साथ में तो इसका घटक आएगा बेटा ए एक्स, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर वाला घटक क्या आएगा, वाई के साथ में, तो ये आ जाएगा ए वाई। या बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला घटक मैं लिख सकता हूँ, ये वाला घटक बच्चों एक्स एक्स के साथ में घटक लिख सकता हूँ मैं ए कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक में लिख सकता हूँ ए साइन थीटा। तो इसको दोनों ही रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इसका घटक ले लिया बेटा, एक आ जाएगा ए कोस थीटा और एक आ जाएगा ए साइन थीटा। इन दोनों जो ये वाला जो है, इसके साथ में एक्स एक्स के साथ में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 मान प्राप्त हो गए बेटा, ए एक्स बराबर ए कोस थीटा और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, घटकों का वियोजन हम लोगों ने देख लिया, सिंपल सी बात है, क्षैतिज घटक कोस के रूप में आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक साइन के रूप में आएगा। अब मान लीजिए बेटा, यदि मैं यहाँ पे ये जो कोण है, ए का जो कोण थीटा ले रखा है, मान लेते हैं ये कोण में थीटा न लेकर इस कोण को थोड़ा सा परिवर्तित कर देता हूँ बेटा। इस कोण को मैं ले लेता हूँ, ये एक्स एक्स कैपिटल बना लिया और ये वाई एक्स कैपिटल बना लिया। अब मेरा जो सदिश है बेटा, ये सदिश मेरा ए, अब ये एक्स एक्स के साथ में कोण बना रहा है कितना बेटा, फाई का कोण बना रहा है। यानी मैंने निर्देशांक को परिवर्तित कर दिया बेटा। निर्देशांक को परिवर्तित करने से क्या हो गया, कोण मेरा परिवर्तित हो गया। अगर इसको बेटा कुछ इस प्रकार से कर रखा है, ये जो एक्स एक्स है इसको थोड़ा नीचे कर दिया, जैसे इस चित्र में दर्शा रखा है बेटा। इस एक्स एक्स को, पहले वाला एक्स एक्स अपना ऐसे था, इस बार हमारा एक्स एक्स क्या हो गया, एक एक्स एक्स हमारा थोड़ा सा नीचे और ये एक्स एक्स ऐसे, ये हमारा एक्स एक्स कैपिटल और ये हमारा वाई एक्स। यदि हम हमारे निर्देशांक को परिवर्तित करते हैं, देखो बेटा पहले ये एक्स एक्स इधर था, ये वाई एक्स इधर था, फिर क्या हो गया, कैपिटल एक्स इधर कैपिटल वाई इधर,
थोड़ा सा निर्देशांक बदलने से कोण क्या होगा, कोण भी बदल जाएगा। पहले आप लोगों का कोण था वो क्या था, थीटा। इस बार जो कोण आएगा वो कोण क्या है, कोण आपका फाई। तो निर्देशांक बदलने से कोण बदल जाएगा, और कोण बदलने से आपके घटक होंगे वो घटक भी बदल जाएंगे। तो पहले जहां आपको ए एक्स बराबर ए कोस थीटा मिल रहा था, अब आपको ए एक्स, ए कैपिटल ले लेते बेटा, ए कैपिटल होगा, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए कोस फाई। पहले जहां कोण थीटा था, अब कोण कितना है बेटा, फाई है, तो कोण क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और ए वाई करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, ए साइन फाई। तो कहने का मतलब है निर्देशांकों के मध्य यदि कोण में परिवर्तन होता है तो घटकों में भी क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। तो अब घटक आगे कोस फाई, साइन फाई, क्योंकि अब इनके मध्य का कोण कितना है बेटा, अब इनके मध्य का कोण है फाई। ठीक है, तो सदिशों के मध्य कोण परिवर्तित होने से घटकों के मान में भी क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सदिशों के वियोजन में हम लोग ये समझा हमने कि क्षैतिज घटक होता है सदैव कोश के रूप में होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह सदैव साइन के रूप में होगा। यदि सदिशों के मध्य कोण में परिवर्तन होता है तो इनका जो घटकों का मान आता है उनमें भी क्या होगा बेटा, परिवर्तन होता है। परिणामी सदिश निकालेंगे बेटा, परिणामी सदिश हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, ए कोस थीटा और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। यदि बच्चों हम लोग परिणामी सदिश निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों घटकों का वर्ग का योग करके अंडरूट कर लेंगे, दोनों घटकों का वर्ग का योग करके अंडरूट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो करेंगे तो कुछ इस प्रकार का मान हम लोगों को प्राप्त होगा। और अगर इनकी दिशा निकालनी है तो दिशा का मतलब क्या होता है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक बट्टा क्षैतिज घटक, यानी साइन वाला घटक बट्टा कोस वाला, क्योंकि साइन बट्टा कोस करेंगे तो टेन थीटा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मान क्या था बेटा, मान आपका ये तो था, ए वाई वाला मान तो क्या था, ए साइन थीटा, और ए एक्स वाला मान क्या था बेटा, ए एक्स वाला मान था ए कोस थीटा। यदि आप इनका बट्टा करते हो, अनुपात लेते हो, तो ए से तो ए कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या आ गया, ए वाई बट्टा ए एक्स। तो यही मान क्या है बेटा, यही आपका दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। टेन फाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए वाई बटा ए एक्स, कैपिटल वाला आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं इकाई सदिश क्या होता है। तो सिंपल सा बात है बेटा, इकाई सदिश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एन कैप से। इकाई सदिश होता है कोई भी सदिश, कोई एक सदिश हो और इस सदिश का क्या हो बेटा, परिमाण। परिमाण का मतलब इसका मापांक लेना होगा। इनका अगर मैं अनुपात ले लूं तो इस अनुपात को ही क्या कहेंगे, इसके अनुपात को ही कहेंगे इकाई सदिश। यानी किसी सदिश एवं सदिश के परिमाण के अनुपात को क्या कहेंगे, इकाई सदिश कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र इनका दर्शा रखा है। अगर हम इनका परिमाण लेते हैं तो ध्यान रखना बेटा, परिमाण इनका केवल एन के बराबर होगा। तो कुछ इस प्रकार का मान प्राप्त होता है। यहां से हम लोग सदिश का मान अगर निकालना चाहें तो सदिश का मान आएगा बेटा, सदिश का मान आ जाएगा एन कैप इंटू एन। ठीक है, इसको यहां से वज्र गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद में ध्यान रखना, ये हम लोगों ने एक निर्देशांक बनाया बेटा त्रिविम, जहां एक्स एक्स है, वाई एक्स है और जेड एक्स है। तो आप ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्स के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप होगा, वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश जे कैप होगा, और जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, के कैप होगा। इकाई सदिश का मतलब इनका मान एक है, इसकी दिशा एक्स एक्स के अनुदिश है, जे कैप की दिशा वाई एक्स के अनुदिश है, और के कैप की दिशा जेड एक्स के अनुदिश है। बेटा मान एक है, ये इनकी दिशा प्रदर्शित कर रखी है। इसके बाद में बेटा जो हमारी इकाई सदिश है, इनके अदिश गुणन और सदिश गुणन हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान रखना बेटा, यदि आई को मैं आई के साथ गुणा करूं, जे को जे के साथ, के को के के साथ, अगर इनके साथ अगर हम लोग गुणा करते हैं, यानी आई को आई के साथ ही गुणा कर रहा हूं, यानी दूसरा आई है उसकी दिशा भी एक्स एक्स ही होती है बेटा। अगर मैं इनको गुणा करता हूं, और गुणा कैसा, अदिश गुणन, क्योंकि हमें पता है अदिश गुणन डॉट गुणन होता है, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, आई आई कोस थीटा। अब दोनों की दिशा सेम है, एक्स एक्स दोनों की दिशा सेम होती है, तो बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। यहाँ आई आई इकाई है, इनका मान भी 1 ही है बेटा, तो सारा मान ही क्या हो गया, सारा मान ही आपका 1 आ गया। यानी जब दोनों सदिश सेम सेम हो, उनको अगर परस्पर अदिश गुणन करते हैं तो उनका मान सदैव क्या आता है, 1 आता है। यहाँ दर्शा रखा है बेटा, क्यों आता है, क्योंकि कोस 0 का मान 1 है। इसी प्रकार बच्चों, अगर मैं आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा न करके आई को जे के साथ करूं, जे को के से, के को आई से, अगर इनको आपस में अगर अदिश गुणन करें, ये वाला आपका आई कैप था बेटा, ये वाला आपका जे कैप था, ये आपका के कैप था। यदि मैं आई को जे के साथ में अदिश गुणा करूं तो दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। चाहे जे को के साथ में करो, चाहे के को आई के साथ में करो, कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। कोस क्यों आया, क्योंकि अदिश गुणन है,
गुणा कैसा है? अदिश। डॉट को हटाने से क्या आता है? कोस थीटा आता है। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, वैसी स्थिति में 90 डिग्री पर 0 मान होता है, तो ये सारा का सारा मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, समान सदिश को परस्पर अदिश गुणन करने से मान 1 प्राप्त होता है, समान सदिश को असमान सदिश को परस्पर अदिश गुणन करने से मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग इकाई सदिश का सदिश गुणन देखते हैं। तो आप लोग इस सदिश गुणन को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। आप लोग ध्यान रखना बच्चों कि यदि मैं i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ गुणा करूं, तो हमें पता है क्रॉस हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? क्रॉस हटाऊंगा तो आएगा साइन थीटा। समान को समान के साथ कर रहे हैं बच्चों, i j और k। i को i के साथ करूंगा बेटा, यानी x x, दोनों की दिशा x x है, दोनों की दिशा ही x x है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 0। क्योंकि एक दिशा मान लो x और एक दिशा y होता तो 90 डिग्री बनता है, दोनों की दिशा सेम है। i को i के साथ करूंगा यानी x x x x, दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा? दोनों के बीच में कोण 0 होगा। और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। तो सेम सेम को अगर सदिश गुणा करूंगा तो मान क्या आएगा? 0। तो समान सदिश का सदिश गुणन अगर करते हैं तो मान कितना आता है? 0। और समान सदिश का अदिश गुणन करते हैं तो मान कितना आता है? 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, क्लियर? अगर इनको i को j के साथ करते हैं, i को j के साथ, j को i के साथ, j को k के साथ, इस प्रकार से अगर गुणा करते हैं तो इसको इस चित्र के माध्यम से बच्चों सरलता से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि मैं i को j से गुणा करूं, i को अगर मैं j से गुणा करूंगा, इस क्रम में अगर चलूंगा तो मान क्या आएगा? अगला क्रम वाला मान आ जाएगा k। ऐसे बेटा अगर मैं j को k से गुणा करूंगा तो अगला वाला जो मान है, अगला वाला मान आ जाएगा बेटा। अगला मान कितना है? i कैप। ऐसे k को i से गुणा करूंगा तो अगला वाला मान आ जाएगा, अगला वाला मान कितना है बेटा? j कैप। अगर मैं इनकी दिशा परिवर्तित कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है ये कर्म विनिमय नियम का पालन करते नहीं है, यदि मैं इनकी दिशा बदल दूं बेटा, इसकी अगर मैं दिशा बदल दूं, इसको j क्रॉस i कर दूं, तो k ना अगर मान क्या आ जाएगा? माइनस k आ जाएगा। क्यों आया ऐसा? क्योंकि कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं बेटा। i को j से करेंगे तो k आएगा, j को k से करेंगे तो i आएगा, और k को i से करेंगे तो क्या आ जाएगा? j आ जाएगा। अगर इनका मैं क्रम बदल दूं, i का j का i कर दूं, तो मान क्या आ जाएगा? माइनस k का। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो आज के इस अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखे मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने मापन देखा, मापन की पद्धतियां देखी, MKS, CGS, FPS। मापन की पद्धतियां देखने के बाद में हम लोगों ने विमा देखी, फिर हम लोगों ने सार्थक अंक देखे, सार्थक अंक की महत्ता देखी, योग में, बाकी में, गुणा में, भाग में। इसके पश्चात हम लोगों ने अपना जो सदिशों का जो वियोजन है, सदिश अदिश राशि देखी, सदिशों का वियोजन देखा, इकाई सदिश देखी, इनके अदिश गुणन और सदिश गुणन हम लोगों ने देखे। धन्यवाद।